हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले जो है वो 70 क्वेश्चंस को आपके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको डाल दिया गया है। तकरीबन 14 वीडियोज हैं वो आपके प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और उसमें 70 क्वेश्चंस पर हम डिटेल्स एनालिसिस किए हैं, अच्छे तरीके से हमने बात किया है, ठीक है ना। जितना हो सके हमने उस पर अच्छे से बात किया है। बाकी कितना अच्छे से बात किया है ये तो डिपेंड करेगा कि आप फीडबैक क्या देते हैं, आप क्या उस पर अपना रिस्पॉन्स देते हैं। इस रिस्पॉन्स से समझ में आएगा कि हम उस पर कितने अच्छे से बात किए हैं। लेकिन हम 70 क्वेश्चन पे 14 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा, वहाँ के आप देख सकते हैं तमाम क्वेश्चन को विथ डिटेल्स एनालिसिस के साथ, ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस में। और आगे का क्वेश्चन जो है वो 71 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 71 है, ठीक है ना। और बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एजम्पशन। जो नीचे दिया हुआ है कुछ चीजें, उसमें से कौन सा एजम्पशन यानी कि मान्यताएं ऑफ नॉल्स थ्योरी ऑफ एंड्रागोजी। जो नॉल्स की थ्योरी है, एंड्रागोजी की थ्योरी, जो नॉल्स की एंड्रागोजी की थ्योरी है, उस एंड्रागोजी के थ्योरी का क्या कौन कौन से एजम्पशंस है। नीचे जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन है, कौन उसकी मान्यताएं हैं। तो जो नॉल्स है, नॉल्स जो है उन्होंने जो एंड्रागोजी का थ्योरी दिया उसमें उन्होंने 6 मान्यताओं पे बात की है, 6 एजम्पशंस पे बात की है उन्होंने। तो आगे उसके बारे में देखेंगे हम कि वो 6 एजम्पशंस कौन है। लेकिन यहां देखते हैं कि कौन कौन से एजम्पशंस यहां ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला है रेडीनेस टू लर्न। ये बिल्कुल जो एंड्रागोजी का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है कि जो एडल्ट है वो सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ये बिल्कुल उसके मान्यताएं हैं, एजम्पशंस है पहला। अच्छा, इंटरनली मोटिवेटेड, मोटिवेशन टू लर्न, यानी कि जो एंड्रागोजी का जो एजम्पशन है उसमें जो कहा गया कि जो एडल्ट है वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं कोई चीज सीखने के लिए। तो ये बिल्कुल उसके एजम्पशन है, बिल्कुल उसकी मान्यताएं हैं। सेल्फ कंसेप्ट, जो एडल्ट है वो अपना सेल्फ कंसेप्ट को डेवलप करता है एक्सपीरियंस के माध्यम से, तो ये भी इसके एजम्पशंस है। अच्छा, लास्ट डी है मैंडेटरी गाइडेंस। तो जो एंड्रागोजी का जो कंसेप्ट है उसमें ये कहा गया है, नॉल्स ने कहा है कि गाइडेंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है, मतलब बिल्कुल गाइडेंस होना ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर उसको मैंडेटरी कह दें, उनको बिल्कुल फिक्स कर दे कि नहीं गाइडेंस होना ही चाहिए, एडल्ट को सिखाने के लिए एक टीचर कंपलसरी होना ही चाहिए, एक मैंडेटरी में एक गार्डनर होना ही चाहिए, इस बात को नॉल्स जो है नहीं मानता है। तो ये इसके एजम्पशंस नहीं होंगे, ठीक है ना, डी नहीं होंगे। तो डी नहीं होंगे तो आपका ये नहीं, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इसके एजम्पशन है ए, बी और सी, इसलिए आपका आंसर नंबर पहला होगा ए, बी एंड सी। ये इसके एजम्पशंस है, मान्यताएं हैं नॉल्स की थ्योरी ऑफ एंड्रागोजी के, ठीक है ना। तो आइए हम आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। माल्कम नॉल्स थ्योरी ऑफ एंड्रागोजी, इन्होंने जो अपनी थ्योरी दिया था वो 1968 में दिया था। एंड्रागोजी का थ्योरी जो है, माल्कम नॉल्स जो है वो अपनी जो एंड्रागोजी की थ्योरी दिया वो 1968 में थ्योरी दिया, विच फोकस ऑन एडल्ट लर्निंग, जिसपे वो एडल्ट लर्निंग के बारे में बात करते हैं। इज बिल्ट ऑन 6 की एजम्पशंस अबाउट द हाउ एडल्ट लर्न। इनकी जो थ्योरी है एंड्रागोजी का, वो थ्योरी जो है 6 एजम्पशन पे बेस्ड है, 6 एजम्पशन पे बनाया गया है, 6 मान्यताओं पे उनकी थ्योरी बनाई गई है, जिसे वो बात करते हैं कि हाउ एडल्ट लर्न, कि कोई एडल्ट जो है वो कैसे सीखता है, कैसे लर्न करता है। जिसमें उनकी पहली जो एजम्पशन है, पहली मान्यता है, वो है सेल्फ कंसेप्ट की, सेल्फ कंसेप्ट की पहली मान्यता है। इसमें वो बात करते हैं कि एडल्ट्स हैव डेवलप्ड सेल्फ कंसेप्ट। जो एडल्ट होते हैं वो अपना सेल्फ कंसेप्ट जो है डेवलप करते हैं, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर लीव्स एंड लर्निंग। वो अपने जीने की और अपने सीखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खुद लेते हैं। बात करता है नॉल्स अपनी थ्योरी, एंड्रागोजी की थ्योरी पर।
तो सेल्फ कंसेप्ट क्या है? सेल्फ कंसेप्ट मतलब कि वो कहते हैं कि जो एडल्ट है वो अपना सेल्फ कंसेप्ट जो है खुद डेवलप करता है और वो अपने जीवन जीने के तरीके और अपनी लर्निंग को वो की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेता है। किसी की जरूरत नहीं होती है, कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, गाइडेंस कंपलसरी नहीं है, ये बात करते हैं। फिर ये दूसरा एजम्पशन है एक्सपीरियंस। दूसरी मान्यता है एक्सपीरियंस। कहता है उन्होंने उस एक्सपीरियंस में वो कहते हैं कि एडल्ट्स ब्रिंग रिच लाइफ एक्सपीरियंस टू लर्निंग एवरी सर्विंग एज ए रिसोर्सेज। वो कहते हैं कि एडल्ट्स ब्रिंग रिच लाइफ एक्सपीरियंस टू लर्निंग सर्विंग एज ए रिसोर्स। वो कहते हैं कि अपने वो जो है अपने जीवन की जो लाइफ एक्सपीरियंस है उसको वो खुद अपने जीवन की जो लाइफ के जो एक्सपीरियंस है वो लाइफ एक्सपीरियंस को वो खुद ब्रिंग करता है, लाता है। और वो कहते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज को वो सर्व करता है, इस्तेमाल करता है या दूसरे तक पहुंचाता है एक्सपीरियंस के माध्यम से। तीसरा रेडीनेस टू लर्न। वो कहते हैं कि एडल्ट आर रेडी टू लर्न। जो एडल्ट होते हैं वो सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। When they need to know something, जब उनको किसी चीज की जरूरत होती है जानने की। जब they need to know something, जब उनको कोई चीज जानना होता है तो वो जानने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, रेडीनेस टू लर्न। तीसरा है ओरिएंटेशन टू लर्निंग। इसमें वो बात करते हैं कि एडल्ट फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ओरिएंटेशन टू लर्निंग इसमें बात करते हैं कि एडल्ट्स जो है उनका जो फोकस होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस होता है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस पे फोकस होता है एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे फोकस होता है उनकी लर्निंग, उनका ध्यान। फिर बात करते हैं इंटरनली मोटिवेटेड। वो बात करते हैं कि एडल्ट्स आर मोटिवेटेड बाय इंटरनल फैक्टर्स। वो कहते हैं कि एडल्ट्स जो है वो अपने इंटरनल फैक्टर के वजह से मोटिवेट होते हैं सीखने के लिए। और वो फैक्टर कुछ भी हो सकता है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, चाहे उसको आंतरिक संतुष्टि के लिए वो सीखता है, या सेल्फ इंप्रूवमेंट, या अपने आप को खुद को इंप्रूवमेंट करने के लिए वो सीखता है। और लास्ट में वो बात करते हैं 6 नंबर डायरेक्शन के बारे में। वो कहते हैं एडल्ट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग डायरेक्शन। वो कहते हैं कि जो एडल्ट होते हैं वो अपने लर्निंग के दिशा का खुद तय करते हैं कि हमको किस दिशा में लर्निंग करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेते हैं। एंड सीकिंग ऑटोनोमी, और उसके लिए वो स्वायत्त होते हैं, उसके लिए वो आजाद होते हैं। तो ये 6 मान्यताएं हैं जिसके बेस पर माल्कम नॉल्स जो है वो अपने एंड्रागोजी की थ्योरी को तैयार किए। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें रेडीनेस टू लर्न है, इंटरनली मोटिवेशन है, सेल्फ कंसेप्ट है, और मैंडेटरी गाइडेंस इसमें नहीं है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा नंबर 1। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि फॉलोइंग आर सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। इनमें से कौन जो है जो नील का पत्थर बना, माइलस्टोन बना इन द फील्ड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में इसमें से कौन से ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण तौर पर एक माइलस्टोन बना, एक नील का पत्थर साबित हुआ इंक्लूसिव एजुकेशन में, इंक्लूसिव एजुकेशन के फील्ड में। अरेंज देम क्रोनोलॉजिकल। इसको क्रोनोलॉजिकल एक सीक्वेंस में अरेंज कीजिए कि पहले कौन आया, उसके बाद 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 कौन आया। इसको एक सीक्वेंस में जो है इसको अरेंज करना है। तो आप अगर आपको मालूम होगा तो आप देखेंगे कि इसमें जो सलमंका स्टेटमेंट जिसको यूनेस्को ने कहा था, तो सलमंका स्टेटमेंट जो है वो लगभग 1994 में सलमंका स्टेटमेंट आया था, जिसमें उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में उन्होंने बात किया। हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आप जानते हैं कि SSA सर्व शिक्षा अभियान 2002-2001 में आया, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात किया और एक इंक्लूसिव एजुकेशन में काफी फोकस किया गया। उसके बाद जो है उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानते हैं 2002 में आया, 2020 में आया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और उसका नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी जो है वो 2006 में आया था। और उसी 2006 में जो है ये UNCRPD 2006 में आया था।
तो पहले आया ये, उसके बाद ये आया, हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो पहले आएगा सलमंका स्टेटमेंट 1994 में, तो बी हो जाएगा पहला, तो ये समय बी पहला है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान, डी नंबर, बी के बाद डी, तो ये होगा आपका आंसर बी मतलब सलमंका स्टेटमेंट 1994 में। उसके बाद डी मतलब सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। उसके बाद ई मतलब हो जाएगा नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी 2006 में। उसके बाद सी मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द पर्संस विद डिसेबिलिटी UNCRPD 2006 में। उसके बाद आ गया ए मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो ये डेट है उसका, तो इस तरह से आप जो है उसको क्रोनोलॉजिकल जो सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं हम सलमंका स्टेटमेंट 1994 में। सलमंका स्टेटमेंट 1994, सलमंका स्टेटमेंट 1994 लिखिएगा इन तमाम चीजों को आप अपने कॉपी में। इसके जो मेन पॉइंट होंगे, जिस पॉइंट से आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, उस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा। सलमंका स्टेटमेंट 1994, The Salamanca Statement was adopted by UNESCO in 1994. 1994 में इसको यूनेस्को ने अडॉप्ट किया था सलमंका स्टेटमेंट को। एंड इम्फेसाइज्ड, ये जोर देता है इंक्लूसिव एजुकेशन पर, कॉलिंग फॉर स्कूल्स टू एकोमोडेट ऑल चिल्ड्रेन। ये कहता है कॉलिंग फॉर स्कूल्स, ये स्कूल को कहता है कि एकोमोडेट टू ऑल चिल्ड्रेन, सब बच्चों को एकोमोडेट करो, सब बच्चों को शामिल करो, रिगार्डलेस of their physical, intellectual, social, linguistic condition। मतलब फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल और लिंग्विस्टिक कंडीशन के मतलब बिना इसके परवाह किए हुए, रिगार्डलेस, बिना इसके परवाह किए हुए। अगर कोई बच्चा फिजिकली प्रॉब्लम हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम हो, सोशल प्रॉब्लम हो, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम हो, तो कोई बात नहीं है, सारे बच्चे को एक जगह शामिल करो। ये सलमंका स्टेटमेंट 1994 में कहा गया था। Accommodate all children, स्कूल कॉलिंग फॉर स्कूल एकोमोडेट ऑल चिल्ड्रन, स्कूल को कहा गया कि सब बच्चे को एकोमोडेट करो, बस सब बच्चे को शामिल करो, रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड लिंग्विस्टिक कंडीशन। इन सब कंडीशन को बिना ध्यान दिए हुए, बिना नजर दिए हुए। फिर सर्व शिक्षा अभियान, आप जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो 2001 में आया था। दिस इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम, ये इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम है, एंड एम टू प्रोवाइड, इसका एम था प्रोवाइड करना एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, सब बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन जो है प्रोवाइड करना, प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, एंड साथ साथ जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना, यानी कि सारे बच्चे को साथ में मिलकर पढ़ाना। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी, नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी 2006, नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी 2006। दिस इंडियन पॉलिसी एम्ड to promote the inclusion of people with disabilities in education, employment and other areas of life। जो नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटीज 2006 में आया, उसमें कहा गया कि इसका एम था, इसका मकसद था टू प्रमोट करना द इंक्लूजन ऑफ पीपुल, लोगों को एक साथ इंक्लूजन करना, शामिल करना, इस बात को प्रमोट करना, विद डिसेबिलिटीज इन एजुकेशन, डिसेबिलिटी इन एजुकेशन, एजुकेशन में जो डिसेबिलिटीज हैं उन तमाम लोगों को, चाहे लोगों को एक साथ शामिल करना, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे वो जीवन के किसी दूसरे एरिया में हो, कोई एरिया हो, चाहे एजुकेशन का एरिया हो, एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो जीवन में कोई और एरिया हो, इन तमाम में जो डिसेबिलिटीज लोग हैं उनको जो है एक साथ शामिल करना, इंक्लूजन ऑफ पीपुल विद डिसेबिलिटीज, जो डिसेबल लोग हैं उन तमाम लोगों को जो है इंक्लूड करना, शामिल करना, ये था नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी 2006 का एम। फिर है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज UNCRPD 2006। द यूनाइटेड UNCRPD was adopted in 2006, focus on protecting the rights and dignity of persons with disabilities। जो UNCRPD जो था उसका फोकस था, ध्यान था प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना, द राइट्स, अधिकार का हिफाजत करना, एंड डिग्निटी, और डिग्निटी का हिफाजत करना, ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उन लोगों के राइट्स की हिफाजत करना, प्रोटेक्ट करना, या डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना जो लोग
डिसेबल हैं, एंड प्रमोटिंग देयर फुल इंक्लूजन ऑन सोसाइटी, और उनको समाज में पूरी तरह से शामिल करना, इंक्लूडिंग इन एजुकेशन, साथ साथ एजुकेशन में भी उनको शामिल करना। ये था UNCRPD का एम, उद्देश्य, मकसद। फिर है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो दिस पॉलिसी फर्दर रीइंफोर्स्ड इंडियाज कमिटमेंट टू इंक्लूसिव एजुकेशन। ये पॉलिसी जो है इसने भी रीइंफोर्स्ड किया किस चीज को, जो इंडिया का जो कमिटमेंट था इंक्लूसिव एजुकेशन का, जो इंडिया का जो सपना था इंक्लूसिव एजुकेशन का, उस सपने को इसने इन्फोर्स किया, फोकसिंग ऑन इक्विटी एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और इसने बात किया कि हर इंसान के लिए, हर लोगों के लिए इक्विटी एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। इसीलिए इसमें अगर देखिएगा ऑप्शन नंबर, तो पहला है बी, सलमंका 1994। उसके बाद है आपका डी नंबर, सर्व शिक्षा अभियान 2001। उसके बाद है आपका ई नंबर नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी 2006। उसके बाद है आपका UNCRPD 2006। उसके बाद है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये हो जाएगा आपका पहला, ये हो जाएगा आपका दूसरा, ये हो जाएगा आपका तीसरा, और ये हो जाएगा आपका चौथा, ये हो जाएगा आपका पांचवा। इस तरह के इसका सीक्वेंस है। क्लियर ना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग CC लाइसेंस, आप जानते हैं ना कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस, जानते हैं ना कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस। तो कौन सा इसमें जो ये सब कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस समझे ना, ये जो भी है ये भी कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस है, ये भी कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस है, ये भी है और ये भी है। क्यों? क्योंकि सब में CC लगा हुआ है, CC लगा हुआ है, सब में CC लगा हुआ है, मतलब CC मतलब कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस। तो इसमें से कौन कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस ऐसा है जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस OER, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस OER अलाउज, जो अलाउ करता है अदर्स डिस्ट्रीब्यूट, चेंज, रिमिक्स एंड बिल्ड अपॉन योर वर्क इवन कॉमर्शियली एज लॉन्ग एज दे क्रेडिट यू फॉर द ओरिजिनल वर्क। कहने मतलब है कि इसमें से कौन सा, ये सब लाइसेंस है ना, इसमें से कौन सा ऐसा लाइसेंस है जो हमें ये ऑर्डर देता है कि हम किसी के कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें रिमिक्स मिला सकते हैं और उसके बेस पर अपना कंटेंट बिल्ड कर सकते हैं, इवन कॉमर्शियली, अगर वो कॉमर्शियल हो तो भी, एज लॉन्ग एज दे क्रेडिट यू, बस इतना बात है कि आप उसको क्रेडिट दे दें कि हाँ हमने इसका लाइसेंस, हमने इसके कंटेंट को इस्तेमाल कर रहा है, ओरिजिनल वर्क, फॉर द ओरिजिनल वर्क, जो ओरिजिनल वर्क है उसकी क्रेडिट आप दे दें कि हाँ हमने इसका ओरिजिनल वर्क इस्तेमाल किया है। ये कौन सा ऐसा लाइसेंस है, कौन सा लाइसेंस है, कौन सा कॉमन क्रिएटिव लाइसेंस है जो आपको ये ऑर्डर देता है कि आप किसी के कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिमिक्स कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन शर्त थोड़ा सा ये है कि आप उसको, उसके ओरिजिनल वर्क को एक क्रेडिट दे दें, श्रेय दे दें। तो ये जो है ये दो तरह के, दो लाइसेंस है। अब आंसर की में देखे होंगे, इसका आंसर दिया हुआ है 3 और 4, CCBY या CCBY-SA, CCBY या CCBY-SA। और ये सब जो लाइसेंस है इसके बारे में हम किसी और कंटेंट में बात करेंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा तो हम किसी और कंटेंट में बात करेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर है CCBY, क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन। क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन क्या है? दिस लाइसेंस गिव अदर्स द मोस्ट फ्रीडम टू यूज, चेंज, रिमिक्स, डिस्ट्रीब्यूट, build upon your work and modify your work including for commercial purpose as long as they give proper credit to the original creator। जो CCBY जो है इसका मतलब है क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन। ये जो क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन जो लाइसेंस है, ये लाइसेंस जो है वो दूसरे को ये ऑर्डर देता है, ये अधिकार देता है, फ्री, आज़ादी। किस चीज़ की आज़ादी? कि आप मेरे कंटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें रिमिक्स कुछ मिला सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिल्ड अपॉन योर वर्क, उस पर अपना वर्क तैयार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, मॉडिफाई योर वर्क, उस पर मॉडिफाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फॉर कॉमर्शियल पर्पज, अपने कॉमर्शियल काम
को लेकर भी उस पर अपना कमर्शियल काम भी कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज दे गिव प्रॉपर क्रेडिट। बस ये शर्त है कि उसको एक प्रॉपर क्रेडिट दे दें। ओरिजिनल क्रिएटर, जो ओरिजिनल क्रिएटर हैं, जो ओरिजिनल उस चीज को कंटेंट को रेडी किए हैं, उसको आप थोड़ा सा दे दें क्रेडिट बस। बाकी आपको उसके कंटेंट के साथ जो करना है वो कर दें। तो अगर किसी कंटेंट में CCBY लिखा हुआ है तो आप समझ लें कि ये जो है कंटेंट आप फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह से हो वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको उसको दे देना है क्रेडिट कि हाँ हमने ये कंटेंट यहाँ से लिया है। अब वही सेम बात है CCBY का, क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन शेयर एलाइक, ये वही बात है कि द लाइसेंस अलाउ अदर्स टू distribute, change, remix, build upon your work even commercially as long as they credit the original creator। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रिमिक्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या करें कि जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसको दे दे क्रेडिट कि हाँ हमने यहाँ से कंटेंट लिया है। इसलिए इसका आंसर देखेंगे तो जो आंसर की दिया हुआ है उसमें 3 और 4 दोनों है, CCBY या CCBY SA। ये दोनों, ये जो है इस पर हम बात करेंगे कंटेंट में, तब आपको समझ में आएगा, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज नॉट एडवांटेज ऑफ स्वॉट एनालिसिस को आप जानते होंगे ना, स्वॉट एनालिसिस को आप जानते होंगे, उसमें स्वॉट एनालिसिस को जब पढ़े होंगे आपने, वो कहता है कि इसमें जो आपको नीचे में दिया हुआ है फॉलोइंग, उसमें से कौन इसके एडवांटेज नहीं है, नॉट एडवांटेज, कौन एडवांटेज नहीं है स्वॉट एनालिसिस के। देखिए इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, ये एडवांटेज हैं, स्वॉट एनालिसिस को समझना आसान है, ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज है, स्वॉट एनालिसिस को समझना आसान है। इट इज इजी टू कम्युनिकेट, इसको कम्युनिकेट करना भी आसान है, ये भी इसके एडवांटेज है। डेटा कलेक्शन, इवेल्युएशन एंड डिसीजन मेकिंग आर इजिली कंफ्यूज्ड, इसमें ये प्रॉब्लम है, डेटा कलेक्शन एंड इवेल्युएशन एंड डिसीजन मेकिंग जो है इसमें जो है काफी कंफ्यूजन हो जाता है स्वॉट एनालिसिस में। डेटा कलेक्शन करने में, इवेल्युएशन करने में और डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन हो जाता है। ये इसके एडवांटेज नहीं है, बल्कि ये इसके डिसएडवांटेज है, इसके डिसएडवांटेज, ठीक है। और अप्लीकेबल टू मेनी लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लेवल पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका, जो आपके जो जहाँ जो प्रोग्राम है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लेवल पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेज है, एडवांटेज। तो कौन एडवांटेज नहीं है, 3 नंबर जो है वो एडवांटेज नहीं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है ना। आइए थोड़ा इसको डिटेल से समझ लेते हैं कि एडवांटेज ऑफ स्वॉट एनालिसिस के क्या क्या एडवांटेज है। तो इसके एडवांटेज है इजी टू अंडरस्टैंड, समझना आसान है इसको, इजी टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करना आसान है, बताना आसान है, कम्युनिकेट करना आसान है। अप्लीकेबल टू मेनी लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके किसी भी लेवल पे इसको अप्लाई कर सकते हैं आप। अच्छा, सिंपल फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, यानी कि आसान से आप किसी के स्ट्रेंथ्स को, किसी के वीकनेस को, किसी के अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट्स को आप आसान से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये इसके एडवांटेज है। अच्छा, उसके बाद एडवांटेज है हेल्प आइडेंटिफाई की फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, जो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस है उस ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस पर जो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस डाल रहा है उसको आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है, उस ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पे कौन कौन से फैक्टर असर डाल रहा है, कौन कौन से कारक असर डाल रहा है, उस कारक को आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये इसके एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसके, इसके डिसएडवांटेज है कि डेटा कलेक्शन, इवेल्युएशन एंड डिसीजन मेकिंग कैन बी सब्जेक्टिव। डेटा कलेक्शन, इवेल्युएशन एंड डिसीजन मेकिंग जो है इसके सब्जेक्टिव होते हैं, यानी चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सब्जेक्टिव होता है, बदलता रहता है, इसलिए उसमें कंफ्यूजन होता है। डेटा कलेक्शन करने में, इवेल्युएशन करने में और डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन होता है। अच्छा, में ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इशू, जो कॉम्प्लेक्स इशू है उस कॉम्प्लेक्स इशू को ओवर सिंप्लीफाई करता है।
अच्छा, डिफिकल्ट इन प्रायोरिटाइजिंग फैक्टर, जो फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स असर डाल रहा है उसको प्रायोरिटाइज करने में डिफिकल्टी होती है। हम तो ये तो समझ जाते हैं कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना असर डाल रहा है, लेकिन उसको प्रायोरिटाइज करने में हमको दिक्कत होती है। प्रायोरिटाइज मतलब कौन फैक्टर ज्यादा असर डाल रहा है, कौन कम डाल रहा है, इस बात को समझने में हमको दिक्कत होती है। अच्छा, लिमिटेड कंसिडरेशन ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसके बाद स्टैटिक एनालिसिस, इसका जो एनालिसिस है वो स्टैटिक है, डज नॉट अकाउंट फॉर डायनेमिक चेंजेज, इसमें काफी बदलाव आप नहीं कर सकते, डायनेमिक चेंज बदलाव नहीं कर सकते, ये स्टैटिक एनालिसिस कर सकता है, मतलब किसी चीज का स्थिर तौर पर तज्जिया एनालिसिस कर सकता है, अब इसको डायनेमिक चेंजेस इसमें नहीं ला सकते। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है, कुछ इसके एडवांटेज। इस तरह से देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कि नॉट एडवांटेज नहीं है, वो डेटा कलेक्शन, इवेल्युएशन एंड डिसीजन मेकिंग इजीली कंफ्यूज्ड। क्लियर ना? और ये इसके एडवांटेज हैं, ये भी है और ये भी है, ठीक है, और ये एडवांटेज नहीं है। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस आप जानते हैं ना, गाइडेंस के कौन प्रिंसिपल नहीं है, गाइडेंस के कौन उसूल नहीं है, कौन ऐसी चीज है जो गाइडेंस के उसूल नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं है। अच्छा देखिएगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल यानी किसी व्यक्ति के होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, ये तो है इसके प्रिंसिपल, गाइडेंस के प्रिंसिपल है। क्या है उसूल? गाइडेंस का ये उसूल है कि किसी इंसान के, किसी व्यक्ति के हम होलिस्टिक डेवलपमेंट करें, ये तो बिल्कुल इसके उसूल है। अच्छा, दूसरा है रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल नीड्स एंड डिफरेंस, ये भी तो है कि इंडिविजुअल के नीड्स को और उसके डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करें, पहचाने। गाइडेंस का ये तो प्रिंसिपल है, गाइडेंस का ये उसूल है कि इंडिविजुअल के नीड्स को और उसके डिफरेंस को हम रिकॉग्नाइज करें, पहचाने, बिल्कुल ये भी है। अच्छा, नन कॉग्निजेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, देखिए ये नन कॉग्निजेंस है, नन कॉग्निजेंस का मतलब होता है गैर संज्ञान, गैर संज्ञान, गैर संज्ञान मतलब कह सकते हैं कि संज्ञान में नहीं लेना, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर करना, आप ये कह सकते हैं। नहीं, ये प्रिंसिपल इसका नहीं है। नन कॉग्निजेंस मतलब होता है इग्नोर करना, तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो 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 व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, जो अलग अलग इंसान के अंदर जो अलग अलग खूबी है, उस खूबी को इग्नोर करना, अगर इग्नोर करेंगे तो गाइडेंस कैसे कर पाएंगे? नहीं, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, तो ये इसके प्रिंसिपल्स नहीं है। अच्छा, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल नीड्स, बिल्कुल जो इंडिविजुअल नीड्स हैं, यानी हर अलग अलग लोग की जो अलग अलग जरूरतें हैं, नीड्स है, उसको हमको एक्सेप्ट करना है, बिल्कुल ये इसके प्रिंसिपल्स है। तो इस तरह से इसके प्रिंसिपल्स कौन नहीं है? वो होगा 3 नंबर, इसके प्रिंसिपल ये 3 नहीं है। बाकी ये है होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, रिकॉग्नाइज करना है इंडिविजुअल नीड्स एंड डिफरेंस को, और एक्सेप्ट करना है उसके नीड्स को। क्लियर? अब बाकी ये प्रिंसिपल उसके नहीं। आइए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। गाइडेंस, गाइडेंस प्रिंसिपल्स इम्फेसाइज, जो गाइडेंस का जो प्रिंसिपल है वो जोर देता है, इम्फेसाइज करता है, जोर देता है रिकॉग्निशंस एंड रिस्पेक्टिंग, रिकॉग्नाइज करना और रिस्पेक्ट करना इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करना और उसको रिस्पेक्ट करना, साथ साथ उसके नीड्स को रिकॉग्नाइज करना, रिस्पेक्ट करना, और फॉर द इंडिविजुअल यूनिकनेस, जो इंडिविजुअल का जो यूनिकनेस है, मतलब हर इंसान अलग है, यूनिक है, उसको रिस्पेक्ट करना, इम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, और लोगों के साथ इम्पैथी की भावना रखना, अंडरस्टैंड उसको समझना एंड उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, ये है गाइडेंस के प्रिंसिपल। ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट समझिएगा, नन कॉग्निजेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, नन कॉग्निजेंस मतलब होता है इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, तो ये इसके प्रिंसिपल नहीं है। वुड कंट्राडिक्ट प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, ये जो है गाइडेंस के प्रिंसिपल के कंट्राडिक्ट है, विपरीत है, विपरीत है, तो ये इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन ये नहीं, ये इसके प्रिंसिपल नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर करना बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इस तरह से 75 क्वेश्चन हमने हम पे बात किया। हम वीडियो को यहीं पॉज करेंगे, रोकेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आपको बोर फील होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चंस पे, 76 से लेकर के
और 80 नंबर क्वेश्चंस पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पे बने रहें। अगर कोई पॉइंट ऐसा लगे कि कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दें ताकि मैं उस पर देख सकूं, उसको बेहतर कर सकूं। ठीक है ना? अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।